हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओयो क्लास। आज हम ब्लॉक सेकंड की यूनिट 5 को स्टार्ट करने वाले हैं और इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे। और आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आप क्लियर हो जाए। अगर आप इतना भी कर लेते हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ वीडियोज़ में, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। बस थोड़ा सा उसे इलेबोरेट करके आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स जिसमें वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हमारी 5th यूनिट जो है प्रोटीन्स। ये हमारा ब्लॉक सेकंड स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी जो टॉपिक है वो हम प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा जर्नल व्यू लेंगे, उनकी देखेंगे वो किससे बने होते हैं। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये मेनली अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और अमीनो एसिड में क्या होता है, अमीनो एसिड में 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक है हमारा अमीनो ग्रुप और दूसरा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, अब ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें अगर हम अमीनो एसिड की, तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं, जिससे 4 जो ग्रुप अटैच हैं वो क्या है, वो सब डिफरेंट है। तो वो क्या करता है, ऑप्टिकल आइसोमर के वो उसके आइसोमर वो बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे अमीनो एसिड, सभी अमीनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन, सभी क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट ग्रुप होते हैं उनके पास। तो वो सभी क्या होते हैं, आइसोमर्स फॉर्म करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स उनके होते हैं। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन किसकी, अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड को हम 4 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको थोड़ा ब्रीफ आइडिया ही दे रही हूँ, इसको आप डिटेल में पढ़िए क्योंकि एग्जाम में आ सकता है आपके। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर आपसे बनवा सकते हैं, जैसे ग्लाइसिन हो गया, एलेनिन हो गया, तो किसी भी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आपसे बोल सकते हैं कि आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाना है। तो आप उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। उसके बाद है सेकंड हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी में पोलर अमीनो एसिड, नॉन पोलर अमीनो एसिड एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हमारा आता है असेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। इसमें असेंशियल अमीनो एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं अलग से भी आपका उसके वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ना है आपको। लास्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेटाबॉलिक फेट। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें 2 आपकी है, ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो क्या है, असेंशियल अमीनो एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसको बहुत अच्छे से इसको लर्न करना है आपको। तो असेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, देखिए असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, तो हमें क्या करना पड़ता है, उनको बाहर से लेना पड़ता है अपनी डाइट में, ताकि ये एक्चुअली रिक्वायर होते हैं हमारी प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए। इसीलिए अगर हमें ये सिंथेसाइज नहीं हो रहे हमारी बॉडी में तो इन्हें हम बाहर से लेंगे। ठीक है, अब ये 10 अमीनो एसिड हैं आपके असेंशियल। तो इसको लर्न करने का तरीका क्या है आपका, AV हिल MPTT। ठीक है, तो इससे आपको ये लर्न हो जाएंगे। ये सिर्फ फर्स्ट अल्फ़ाबेट मैंने लिखे हुए हैं किसके, जो आपके अमीनो एसिड है असेंशियल। तो A से क्या होगा, आर्जिनिन, V से वैलिन, H से हिस्टीन, I से आइसोल्यूसिन, L से ल्यूसिन, और उसके बाद जो दोबारा L आया हिल में वो है लाइसिन। उसके बाद M से मिथ्योनिन, और उसके बाद T से फिनाइल एलेनिन, उसके बाद आपका T से थियोनिन, और जो दूसरा T हमारा आएगा वो है ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो आप कैसे याद करेंगे, AV हिल MPTT, ऐसे आप इसे लर्न कर लेंगे। अब इसमें 2 आपके अमीनो एसिड है, आर्जिनिन और हिस्टीन। इनको हम सेमी असेंशियल कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि दीज आर नॉट सिंथेसाइज इन ग्रोइंग चिल्ड्रन। ग्रोइंग चिल्ड्रन में ये सिंथेसाइज नहीं होते, बट एडल्ट्स में ये सिंथेसाइज होते हैं, तो इन्हें सेमी एसेंशियल कहा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं डाइसल्फाइड। इसमें भी शॉर्ट नोट्स या आपसे डेफिनेशन आपके 1-1, 2-2 मार्क्स की पूछ सकते हैं इसमें। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होते हैं, ये आपके फॉर्म होते हैं सल्फर हाइड्रल ग्रुप SH ग्रुप से ऑफ 2 हिस्टीन रेसिड्यू। हिस्टीन की जब प्रोडक्शन होती है तो हिस्टीन के रेसिड्यू जो होते हैं उनके बीच में क्या बनता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है, और उससे हिस्टीन की फॉर्मेशन होती है। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है पेप्टाइड बॉन्ड और उसकी प्लेनरिटी। इसमें रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड एक दूसरे से कैसे वो जुड़े हुए होते हैं, हेल्ड टुगेदर होते हैं, वो दे आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है,
यहाँ पर देखिए जैसे अमीनो ग्रुप हो गया हमारा, फर्स्ट हमारे पास 2 अमीनो एसिड है, तो फर्स्ट वाले अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप और सेकंड वाले का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्लेनरिटी ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। जो प्लेनरिटी ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड थी ये किसने दी थी, किसने बताई थी, पॉलिंग्स एंड कोरे ने। तो अगर आपसे कंट्रीब्यूशन पूछा जाता है कि पॉलीज एंड कोरे का क्या था, तो इन्होंने प्लेनरिटी ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बताया था। ठीक है, तो जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, प्लेनर होते हैं, विद पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है इनके अंदर। ये किस वजह से होता है, क्योंकि इनके अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। रेजोनेंस किस किस के अंदर, पेप्टाइड ग्रुप जो होता है उसकी कैनोनिकल फॉर्म के अंदर रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपकी पेप्टाइड ग्रुप है, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन से यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है और यहाँ के जो बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड और एन के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी जो हाइब्रिड, जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनती है वो इस तरीके से आपकी बनती है। ठीक है, उसके बाद है जो इंडिविजुअल बॉन्ड होते हैं कंस्टिट्यूटिंग द पेप्टाइड यूनिट, इनके अंदर टॉर्शनल रिजिडिटी होती है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इससे इनके बीच में इंट्रा जो बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती, रिजिड होते हैं, ये ट्विस्ट नहीं हो सकते। ठीक है, इसीलिए द ट्विस्टिंग ऑफ पेप्टाइड प्लेन इज स्टिल पॉसिबल अराउंड, अब वो कहाँ कहाँ पॉसिबल है, सी एन पे और ये सी बॉन्ड पे। ठीक है, अलोंग एक्सेस, बॉन्ड एक्सेस। तो ये मैंने थोड़ा सा ब्रीफ बताया, तो आप थोड़ा इसको और अच्छे से तैयार करें, आप इसको 5 मार्क्स के हिसाब से तैयार करें ताकि आपको इसमें फुल में से फुल मार्क्स मिले। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। So let's discuss the structure of protein. It is also very important topic, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है ये मेनली 4 लेवल्स में होता है। फर्स्ट इज प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी एंड देन क्वाटरनरी। अब देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये लीनियर सीक्वेंस होता है। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से एक सीक्वेंस होता है किसका, अमीनो एसिड का, फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम जो स्पेशल अरेंजमेंट होती है पॉलीपेप्टाइड की वो ट्विस्ट हो जाती है। तो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन बाय ट्विस्टिंग द पॉलीपेप्टाइड चेन, तो इस तरीके से इसमें जो ट्विस्टिंग आती है इससे आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारा 2 टाइप का होता है, एक होता है अल्फा हेलिक्स और दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स क्या होता है, स्पाइरल फॉर्म जो होती है प्रोटीन की, जिसे पॉली एंड कोरे ने प्रपोज किया था, उसे हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर सेगमेंट ऑफ फुल्ली एक्सटेंडेड पेप्टाइड चेन, तो इसमें ये शीट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो दीज आर द 2 टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। ओके, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल प्रोटीन। ठीक है, तो ये आपको दिख रही है, ये आपकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि कुछ प्रोटीन होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट प्रेजेंट होती है और इन यूनिट्स का जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने डायग्राम में ड्रॉ कर रखा है, तो 2 यूनिट्स हैं, इनकी स्पेशल अरेंजमेंट को हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, सो डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन इन प्रोटीन फोल्डिंग। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये रेगुलरली काफ़ी बार रिपीट हुआ है आपके एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले कि ये किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करता है, ये कोवलेंट इंट्रैक्शंस जो है, नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शन कहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो दीज कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो प्रोटीन स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए ये कंट्रीब्यूट करते हैं और रोल प्ले करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि टाइप ऑफ इंट्रैक्शन कौन कौन सी होती है। देखिए इसमें कौन कौन सी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन, वैन डर वाल इंट्रैक्शन, फिर है हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर है आपका हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन और डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन कहाँ कंट्रीब्यूट कर रही है, इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड। जो फोल्डिंग होती है पॉलीपेप्टाइड चेन की, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन। उसके बाद जो मेंटेनेंस होती है फोल्डेड स्टेट की, वो क्या होती है, वो कौन करता है, वैन डर वाल फोर्सेस करती है, वैन डर वाल डिस्पर्जन फोर्सेस, वो मेंटेन रखती है उस फोल्डेड फॉर्म को। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड आप सबको पता है कि कैसे बनते हैं, ये बनते हैं हाइड्रोजन और कोई भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे
आपका ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये किस चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद आता है आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। दीज आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द फोल्डेड स्ट्रक्चर। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनता है, पर यहाँ पर क्या है, दे आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ठीक है। इसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड है, जो मैंने ऑलरेडी आपसे पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो आप वहाँ पे एक बार देख सकते हैं। और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हमारे टर्म्स हैं, जैसे आपकी हो गई ज्विटर आयन, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, जिसे हम सिंबल होता है हमारा पीआई। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। इनमें से भी आपका डिफरेंस आ सकता है या फिर इन पे शॉर्ट नोट्स आ जाता है। तो देखिए, इनको समराइज़ किया है मैंने यहाँ पर। ज्विटर आयन क्या होते हैं? जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, है ना, तो अमीनो एसिड में ये हाइब्रिड मॉलिक्यूल होता है जिसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों होते हैं, यानी दोनों पोल होते हैं इनके। तो यहाँ पर पॉजिटिव भी चार्ज होता है, देखिए यहाँ पे CO माइनस में नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर देखिए क्या है आपका NH3 पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ज्विटर आयन। ठीक है। अब इसके बाद है हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। देखिए, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या है? जिस पीएच पर, पीएच एट विच द ज्विटर आयन एग्जिस्ट, ज्विटर आयन कह सकते हैं या फिर डाइपोलर आयन भी कह सकते हैं, जिस पीएच पे ये एग्जिस्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। ठीक है। अगर पीएच अगर हम बढ़ाते हैं आइसोइलेक्ट्रिक से, तो हमारा जो ज्विटर आयन है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा? एक एनायन की फॉर्म ले लेगा। और अगर पीएच कम करते हैं तो कैटायन, और अगर पीएच हमारा आइसोइलेक्ट्रिक रहता है तो हमारा ज्विटर आयन एग्जिस्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, सो डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट जो है एंजाइम्स, यूनिट 6। यूनिट 6 में हम लोग एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट होता है, वो है एंजाइम स्पेसिफिसिटी। ठीक है। एंजाइम स्पेसिफिसिटी क्या होता है कि देखिए, एंजाइम क्या होते हैं? हाईली स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई पर्टिकुलर एंजाइम किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर ही एक्ट करता है और उसे ट्रांसफॉर्म करता है। ओके। अब देखिए, जैसे स्पेसिफिसिटी की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एंजाइम टू रिकॉग्नाइज एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है, द वन पर्टिकुलर सबस्ट्रेट इन अ मिक्सचर ऑफ सेवरल सबस्ट्रेट। अगर आपको जैसे मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है, बहुत सारे सबस्ट्रेट का मिक्सचर है, उसमें एंजाइम अगर एक्ट करता है किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे, तो वो क्या हो गई? उसकी स्पेसिफिसिटी हो गई। ओके। अब स्पेसिफिसिटी क्या इन्वॉल्व नहीं करती? ठीक है, ये इन्वॉल्व नहीं करती, इट नॉट इन्वॉल्व द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट टू द एंजाइम। तो उस स्ट्रेंथ को नहीं ये कंट्रोल करती, बट ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ द कैटलाइज रिएक्शन, इसे भी ये कंट्रोल नहीं करती है। अब देख लेते हैं कि कुछ जो हमारे एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं? दे आर हैविंग लो स्पेसिफिसिटी। उनकी स्पेसिफिसिटी क्या होती है? लो होती है। ठीक है, जैसे पेप्टिडेज हो गया, फॉस्फेटेज हो गया। ठीक है, कुछ होते हैं जिनकी इंटरमीडिएट होती है स्पेसिफिसिटी, जैसे हमारा हो गया कार्बोक्सी पेप्टिडेज ए या फिर हेक्सोकाइनेज। ठीक है। इसके बाद हमारे कुछ एंजाइम होते हैं जिनकी वेरिएबल जो होती है स्पेसिफिसिटी होती है, बहुत वैरायटी में वो सबस्ट्रेट पे एक्ट कर सकते हैं। उसके बाद होती है हमारी स्टीरियो केमिकल स्पेसिफिसिटी। ठीक है, स्टीरियो के ऊपर बेस्ड स्पेसिफिसिटी भी होती है हमारी। ठीक है, ज़्यादातर जो हमारे एंजाइम होते हैं आर ओनली एक्टिंग ऑन द वन सबस्ट्रेट, ऑन अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। दिस इज कंपेरेबल टू द लॉक एंड की। तो इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? जैसे एक लॉक की एक ही की होती है, उसी से वो ओपन होता है, वैसे ही जो एंजाइम होता है, मोस्टली एंजाइम क्या है? एक ही सबस्ट्रेट पे एक्ट करते हैं, तो वो क्या करेंगे? एक लॉक जो है, एक एंजाइम जो है वो एक ही की से खुलेगा, वैसे ही एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट पर ही एक्ट करेगा। ओके। अब इससे ये तो हमारी स्पेसिफिसिटी हो गई। अब एक छोटी सी डेफिनेशन हम देख लेते हैं जो कई बार 1-2 मार्क्स में हमसे पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो उसमें देखिए आइसो एंजाइम। तो आइसो एंजाइम क्या होते हैं? आइसो एंजाइम इज द मल्टीपल फॉर्म ऑफ एन एंजाइम कैटलाइजिंग द सेम रिएक्शन। एक सेम रिएक्शन को कैटलाइज करने की जो मल्टीपल फॉर्म होती है, एंजाइम की मल्टीपल फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है, तो वो क्या होती है? वो हो गई आइसो एंजाइम। इन्हें आइसो एंजाइम भी कहा जाता है या आइसोजाइम भी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।
तो डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम कैसे काम करता है उसे हमें देखना है। तो इसके लिए वेरियस थ्योरी दी गई एंजाइम के एक्शन के लिए। तो जो पहली हमारी थ्योरी थी वो थी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। देखिए क्या होता है, एंजाइम होता है वो जाके अटैच हो जाता है किससे, सबस्ट्रेट से, और वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर। जो सबस्ट्रेट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और एंजाइम एज इट इज़ आपको मिल जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट थ्योरी। नेक्स्ट इज लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल का मतलब क्या है, जो मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर जो की है वो एक पर्टिकुलर लॉक में ही फिट होती है। तो एक पर्टिकुलर एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर ही एक्ट होगा। ओके, तो ऐसे वो एंजाइम के साथ काम करता है। ओके, नेक्स्ट है इंड्यूस फिट थ्योरी। इंड्यूस फिट थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है कि एक्टिव साइट रिजिड नहीं होती है और ना ही ये प्री शेप होती है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जैसे ही इंट्रैक्शन होता है किसका, सबस्ट्रेट का, किससे, एंजाइम से, तो क्या होता है, तो उसके अंदर एक इंड्यूस फिट, ये एंजाइम क्या करता है, उसके अंदर एक फिट इंड्यूस कर देता है या फिर उसमें कन्फर्मेशन चेंजेस ला देता है वो एंजाइम। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से देखिए रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग साइट, और इसकी वजह से ये कन्फर्मेशन चेंजेस की वजह से स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग साइट जनरेट हो जाती है और उससे आपके प्रोडक्ट की फिर फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद है आपकी सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, सबस्ट्रेट स्ट्रेन थ्योरी क्या है, सबस्ट्रेट इज स्ट्रेन, जब जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो स्ट्रेन्ड हो जाता है, किसकी वजह से, ड्यू टू इंड्यूस कन्फर्मेशन चेंजेस इन एंजाइम। ठीक है, तो उसके अंदर कन्फर्मेशन चेंजेस जब होते हैं एंजाइम के अंदर, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा सबस्ट्रेट स्ट्रेन हो जाता है। द स्ट्रेन्ड सबस्ट्रेट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, और यही स्ट्रेन्ड सबस्ट्रेट है वो फॉर्मेशन करता है किसकी, प्रोडक्ट्स की। अब इससे रिलेटेड एक टर्म है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ये एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है जो कि किसको ज़रूरत होती है, रिएक्टेंट को, ताकि वो रिएक्टेंट रिएक्शन कर सके, टू अंडरगो द रिएक्टेंट इन द reaction. So reactant to undergo in a reaction. Okay, so this is the activation energy. तो ये थोड़ा मैंने ब्रीफ में बनाया, तो और आप इसको मार्क्स के अकॉर्डिंग इलाबोरेट करके लिखें। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। तो डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। देखिए अब एंजाइम का एक्शन हमने पढ़ लिया है, अब एंजाइम का एक्शन रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, तो एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट ना फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, एंजाइम की जो रेगुलेशन है उसकी एक्टिविटी को हमें पढ़ना है, एंजाइम की एक्टिविटी की रेगुलेशन। तो इसको आप 3 मेथड से कर सकते हैं। जो एंजाइम की जो रेगुलेशन होती है उसकी एक्टिविटी की, वो 3 मेथड से होती है। फर्स्ट है रेगुलेशन बाय सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट या सबस्ट्रेट से ही रेगुलेशन हो जाना। इसमें क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट कई बार क्या करती है, रेगुलेट करती है किसका एक्शन, एंजाइम का एक्शन। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंजाइम का एक्शन। ठीक है, और कई बार क्या होती है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, कई बार प्रोडक्ट जैसे ज़्यादा फॉर्म हो गया है तो वो भी क्या कर देता है, एज अ इनहिबिटर का काम करता है फॉर द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। ठीक है, तो 2 तरीके से हो गए इसमें, एक तो सबस्ट्रेट कर सकता है, ठीक है, दूसरा अगर प्रोडक्ट एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया है तो प्रोडक्ट क्या एक्ट करता है, एज अ इनहिबिटर फॉर द एंजाइम एक्टिविटी। ओके, सेकंड हमारा टाइप है एलोस्टैटिक रेगुलेशन। एलोस्टैटिक रेगुलेशन में क्या होता है, ये मेनली जो होता है रेगुलेशन, ये बायोसिंथेटिक पाथवे में जो रेगुलेशन होता है एंजाइम का वो इसी मेथड से होता है। ओके, इसमें होता क्या है, जो एंजाइम है, फर्स्ट एंजाइम ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे इज स्ट्रांगली इनहिबिटेड बाय द एंड प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे, यानी जो पहला एंजाइम है उस पाथवे का, उसे जो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट उसको इनहिबिट करने लग जाता है, उससे एंजाइम फिर आगे एक्ट नहीं करता है। ओके, दिस इज द एलोस्टैटिक रेगुलेशन। इसे फीडबैक इनहिबिशन भी कहते हैं। फीडबैक कैसे, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और उसी से वो फीडबैक मिल रहा है कि ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया और एंजाइम की एक्टिविटी को बंद कर देता है। ओके, उसके बाद आता है आपका रेगुलेशन ऑफ रेगुलेशन बाय रिवर्सिबल
कोवेलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये कुछ एंजाइम होते हैं जो कि जैसे बायोसिंथेटिक हो गया या हमारा डिग्रेडेटिव पाथवे हो गया, इनमें कुछ एंजाइम होते हैं और इनकी एक्टिविटीज़ जो होती है ये रेगुलेट की जाती है बाय रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ देयर साइड चेन, यानी उनकी साइड चेन में कुछ मॉडिफिकेशन करके उसे रेगुलेट किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, ये जो एंजाइम जिनकी हम बात कर रहे हैं ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एक्टिव एंड इनएक्टिव फॉर्म में, ठीक है। तो इनकी जो कैटालिटिकल एफिशिएंसी होती है दोनों फॉर्म की वो अलग होती है, ठीक है, कि वो कैटालाइज करेंगे या नहीं करेंगे, कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, तो दोनों की कैटालिटिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो अलग होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दीज फॉर्म इंटरकन्वर्टेबल बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, तो एंजाइम इन पे एक्ट करता है और इन फॉर्म को इंटरकन्वर्टेबल करता है, ठीक है। सम कैटलाइज द मॉडिफिकेशन ऑफ साइड चेन एंड अदर कैटलाइज द रिवर्सिबल ऑफ मॉडिफिकेशन, और इसमें कुछ एंजाइम है वो क्या करते हैं, वो कैटलाइज करते हैं मॉडिफिकेशन को, मतलब मॉडिफिकेशन में हेल्प करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, यानी जो मॉडिफिकेशन हुई है वो दोबारा से रिवर्स हो जाए ताकि हमारा जो एंजाइम है वो काम करना अब बंद कर दे, उसकी जो एक्शन है उसको हम कम कर सकें। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो डिस्कस करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है एंजाइम इनहिबिशन। ओके, तो एंजाइम जो एंजाइम्स होते हैं वो सेवरल फैक्टर्स से इफेक्टेड होते हैं, जैसे पीएच हो गया, ठीक है, राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर, या फिर प्रोटीन प्रेसिपिटेंट जैसे एसीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, इनको यूज़ करने से। तो इनसे क्या होता है कि एंजाइम इनहिबिट हो जाता है, एंजाइम का वर्क करना कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये जर्नल नेचर के होते हैं, ठीक है, और नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जर्नल होते हैं और नॉन स्पेसिफिक नेचर होता है इनका। बट अगर हम बात करें टाइप ऑफ इनहिबिटर की, तो इनहिबिटर हमारे दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट है हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और दूसरा है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो रिजेंबल करती है किससे, आपके इनहिबिटर, यानी इनहिबिटर किसको रिजेंबल करता है स्ट्रक्चर में, सबस्ट्रेट को, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो कंपटीशन क्रिएट कर देता है फॉर द बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट। तो इनहिबिटर क्या करता है, एक्टिव उसके कंपटीशन हो जाता है किससे, सबस्ट्रेट से इनहिबिटर का, और इनहिबिटर जाके एक्टिव साइट पे अटैच हो जाता है, ठीक है। और क्या प्रिवेंट करता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स है वो बनना, वो प्रिवेंट करता है, वो बन नहीं पाता है। इसे एंटी मेटाबोलाइट इनहिबिटर भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब यहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इनहिबिटर है ये क्या करते हैं, इनहिबिट द एंजाइम एक्शन, एंजाइम के एक्शन को इनहिबिट करते हैं, पर कैसे करते हैं, बाय कंबाइनिंग विद अ ग्रुप ऑफ एसेंशियल्स, ऐसे ग्रुप के साथ वो कंबाइन करते हैं जो एंजाइम एक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। या फिर ये क्या करते हैं, रिमूविंग अ मेटल आयन इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, तो ऐसा मेटल आयन रिमूव कर देते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, एंजाइम को कन्वर्ट कर देते हैं एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव या लेस एक्टिव फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा एंजाइम इनहिबिशन था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट जो है विटामिन्स, कोएंजाइम एंड मिनरल्स। ये यूनिट 7 है हमारी। तो यहाँ पर मेनली क्लासिफिकेशन हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद विजुअल साइकिल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। अब विटामिन की अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये दो टाइप के विटामिन है आपके, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन और दूसरे होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल वाले कौन से होते हैं, एक तो बी विटामिन होते हैं जिसमें बी आपके B6 आता है, B12 आता है, ठीक है, वो सब आपके आते हैं, और विटामिन सी, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये आपके सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, और ये रेगुलरली हमारे यूरिन में क्या होते रहते हैं, एलिमिनेट होते रहते हैं। तो इसीलिए हमें इनको रेगुलरली क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है हमारी बॉडी में, तो इसे हमें रेगुलरली इनटेक करना पड़ता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, बी विटामिन एंड सी। इसके बाद आता है हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन। ये विटामिन क्या होते हैं, दीज आर नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोफोबिक यानी दे आर वाटर हेटिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये एक्चुअली थोड़े फेयरली स्टेबल ज़्यादा होते हैं और
हीट से ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब विटामिन इसके एग्जाम्पल हैं। तो इनमें आपको सभी विटामिन्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि किसी भी विटामिन्स का आपसे पूछा जा सकता है, जैसे नियासिन हो गया, बायोटिन हो गया, इनको भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम्पल में। ऐसे ही मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स हमारे वो एलिमेंट्स होते हैं जो ट्रेस अमाउंट में हमारी बॉडी में नीडेड होते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं होते हैं तो हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है, उनके डेफिशिएंसी से हमें डिजीज़ भी हो सकती है। ऐसे ही विटामिन की डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उनको भी आप अच्छे से एक बार पढ़ लें। तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि किसी भी पार्ट में से वो पूछ सकते हैं, जैसे फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। दीज आर द मिनरल्स विच रिक्वायर इन द ट्रेस अमाउंट। और हमारे जो विटामिन्स हैं उनमें सभी विटामिन्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। कोई भी किसी भी विटामिन पे आपसे शॉर्ट नोट लिखवा सकते हैं, जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस कर रहे हैं, जो है हमारा विजुअल साइकिल, ठीक है, कि हम लोग कैसे देख पाते हैं, क्या प्रोसेस होती है, उसमें क्या रोल है विटामिन ए का, वो हमें देखना है, ठीक है। तो हमारे जो आइज़ होती हैं इनमें दो टाइप के सेल होते हैं, एक तो रॉड्स होते हैं और दूसरे कोन्स होते हैं। रॉड्स डिम लाइट में हमारे विजुअल को बताते हैं, विजुअल में हेल्प करते हैं, और जो कोन्स होते हैं वो ब्राइट लाइट में करते हैं, ठीक है। तो जो रोडोप्सिन हमारे होते हैं, इसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं ऑप्सिन, ठीक है। तो जैसे ही लाइट इन पर पड़ती है तो ये क्या, ये जो ऑप्सिन है ये कंबाइन कर लेता है, और क्या कर लेता है, ये कंबाइन करता है, कंपोनेंट होता है विटामिन ए का, उससे कंबाइन करके क्या फॉर्म करता है, ऑल ट्रांस रेटिनल ऑप्सिन ये फॉर्म कर लेता है, ठीक है। उसके बाद इसका रिडक्शन हो जाता है और रिड्यूस होके ये ऑल ट्रांस विटामिन ए की फॉर्मेशन कर लेता है। इस कंपाउंड का, ये कंपाउंड आइसोमराइज होता है और क्या फॉर्म करता है, सिस विटामिन ए की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। 11 सिस विटामिन ए की फॉर्मेशन करता है। इस कंपाउंड का फर्दर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ये ऑक्सीडाइज होता है और ऑल सिस रेटिनल की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब जो इसमें ये ऑप्सिन से कंबाइन होता है, ये क्या करता है, ऑप्सिन से दोबारा कंबाइन होता है और दोबारा से रोडोप्सिन की फॉर्मेशन होती है। ऐसे ही ये पूरी साइकिल आपकी चलती रहती है। दिस इज़ नोन द विजुअल साइकिल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में ये रिपीट हुई है। सो स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट, जो है हमारी यूनिट 8 बायो एनर्जेटिक्स। यहाँ पर हम सबसे पहले एटीपी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एटीपी के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ इट इज़ एनर्जी कैरियर इन बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एटीपी। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एटीपी क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए एटीपी क्या होता है, एटीपी इज़ एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। एडीपी क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और हमारा एएमपी क्या होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि एनर्जी कैसे रिलीज होती है। देखिए जब इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस होता है, ठीक है, तो कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे बनते हैं, एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो एडीपी बनेगा, एएमपी बनेगा और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी, ठीक है। एटीपी को हम एनर्जी कन्वर्जन भी कहते हैं, ठीक है। अब जो आपकी जितनी एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनती है वो सब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। और ये फिर आगे फर्दर यूज़ होती है जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब देखिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, फ्री एनर्जी जो होती है वो अवेलेबल की जाती है, जैसे अगर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होगी। तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कब आपकी रिलीज होगी, ये तब रिलीज होगी जब हम इन्हें सेवरल पैकेट्स में करेंगे, यानी कि हम इसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी सिंथेसाइज कर सकते हैं। कब करेंगे, जब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मैनी स्टेप में होगा। जैसे अगर आप किसी भी वाटरफॉल से टरबाइन को यूज़ करके हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, तो एक टरबाइन को यूज़ करेंगे तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और बाकी जो हमारा वाटरफॉल है वो वेस्ट चला जाएगा। अगर हम बहुत सारी टरबाइन यूज़ करेंगे तो सभी टरबाइन स्पेसिफिक अमाउंट की एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, और जिससे हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसी तरीके से हमें अगर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हमने किया है, उसमें हमारी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो ज़्यादा स्टेप में होगी, तो क्या होगा, उससे ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा एटीपी हमारे सिंथेसाइज होंगे। अब यहाँ पे देखिए एटीपी जो होती है इसके अंदर हाइयर टेंडेंसी होती है ट्रांसफ़र करने की,
ठीक है। ATP हैज़ हायर टेंडेंसी टू ट्रांसफर इट्स टर्मिनल ग्रुप टू वाटर, ठीक है। किसके कंपैरिजन में? ग्लिसरॉल 1-फॉस्फेट या फिर कोई हमारा सिंपल फॉस्फेट एस्टर होता है उसके कंपैरिजन में। ओके, अब ये जो हमारी है, इट हैज़ हायर ग्रुप ऑफ ट्रांसफ़र पोटेंशियल देन फॉस्फेट एस्टर। इस जो इसकी जो ये पोटेंसी है या जो इसकी टेंडेंसी है उसे हम क्या बोलते हैं? इट हैज़ हायर ग्रुप ट्रांसफ़र पोटेंशियल, ATP के पास होता है। ओके, ये हमारा ATP का स्ट्रक्चर है। ATP का स्ट्रक्चर हमारा देख लीजिए, यहाँ पर इनके बीच में रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपसे बनवा सकते हैं, तो स्ट्रक्चर आप अच्छे से यहाँ पर देखेंगे, इनका बीच का रेजोनेंस भी आप देख सकते हैं। ये जो हमारा ATP जो होता है, ये जो स्ट्रक्चर हमारा ये एट pH 7 पे है और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। अब यहाँ पे देखिए ATP जो होता है इसके पास कितने नेगेटिव होते हैं? इसके पास 4 नेगेटिव चार्ज होते हैं जो बहुत ही पास पास सिचुएटेड होते हैं। इससे क्या होता है कि सिचुएटेड पास पास होते तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? तो ये इनकी रिपल्शन ज़्यादा होता है तो वो टेंडेंसी टू डिसोसिएट ज़्यादा होती है एज कंपेयर्स टू ADP में क्या होगा? 3 आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो रिपल्शन कितना हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। ATP और ADP जो होते हैं ये हायर एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड कहे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में जो इनके बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड जो इनके फॉस्फेट ग्रुप ऑफ दिस कंपाउंड, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हाई एनर्जी बॉन्ड कहते हैं। इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड, और इन बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? हाई एनर्जी बॉन्ड। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो डिस्कस करते हैं हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब देखिए ATP की जो फॉर्मेशन होती है तो ये 2 तरीके से हो सकती है। पहला तो है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अगर ADP से ATP फॉर्म हो रहा है तो वो होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, और अगर हमारा जैसे एरोबिक हमारे जो ऑर्गेनिज्म है, एरोबिक हमारा जो होता है तो उसमें क्या होता है? उसमें हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, ठीक है। तो ये कैसे होगा वो हमें देखना है। ये कलेक्टिवली हम लोग पूरा इसको देखेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम देखेंगे और कैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, उसको हम देखेंगे। तो देखिए क्या होता है कि जो रिड्यूस कोएंजाइम होते हैं जैसे NADH, FADH, ये रीऑक्सीडाइज होते हैं। सीरीज ऑफ स्टेप जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या कहते हैं? चेन कहते हैं इसके थ्रू, ठीक है। और अल्टीमेटली ये क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास जाते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या स्टेप हो रहे हैं वो हमें देखना है। देखिए सबस्ट्रेट है हमारा, यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है NADH, ठीक है। उसके बाद ये कन्वर्ट हो रहा है FMN में हमारा, ठीक है, और यहाँ पर ATP की रिलीज़ हो रहा है। फिर ये FMN क्या हो रहा है? VBCON में कन्वर्ट हो रहा है जिसे हम कोएंजाइम Q भी कहते हैं, और ये फिर हो रहा है साइटोक्रोम B में कन्वर्ट। यहाँ पर ATP की फॉर्मेशन हो रही है, ये साइटोक्रोम C1 में कन्वर्ट हो रहा है, देन इट इज़ कन्वर्टिंग टू साइटोक्रोम C। ये थ्रू वेरियस एंजाइम ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है। हर स्टेप में आपका डिफरेंट एंजाइम एक्ट कर रहा है, ठीक है। साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A में कन्वर्ट हो रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे ATP की फॉर्मेशन हो रही है। फिर साइटोक्रोम जो हमारा A3 है उसमें कन्वर्ट हो रहा है और लास्ट में ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास ये इलेक्ट्रॉन पहुँच जाते हैं। अब यहाँ से क्या होता है? ये हमारा NADH का है, यहाँ पर देखिए FADH से भी सेम यही प्रोसेस आपका चलता है। यहाँ पर जो आपका एक्ट कर रहा है वो है सक्सिन फैटी एसाइल कोएंजाइम A, यहाँ पर कौन सा है? कोएंजाइम Q है, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। आप इस टॉपिक में इसको थोड़ा और डिटेल में प्रिपेयर करें, क्योंकि ये अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है तो उसके अकॉर्डिंग भी आप लिख सकें। ये आप जो फ्लो चार्ट है और जो डायग्राम है इन्हें ज़रूर बनाएं। जिस भी टॉपिक में आपका होता है तो उस डायग्राम और फ्लो चार्ट को ज़रूर आप इनमें बनाएं, ठीक है। इसके बाद ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, जहाँ पर ये ओरिजिनल ये जो इसकी साइट होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये उसकी आउटर लेयर है, ये इनर जो स्पेस है आउटर और इनर जो हमारी मेम्ब्रेन है उसके बीच में, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ये ATP सिंथेस है, इट इज़ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है
जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन होती है, ये यहाँ पे आते हैं। अब ऐसा क्या होता है कि आपके जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की यहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो जैसे ही जो इनफ्लो होता है हाइड्रोजन के आयंस का, तो वो क्या करता है, एटीपी की क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, और यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है। ठीक है, आप इसको सेंटेंस की फॉर्म में और थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखिए, मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में आपको इसे समझाया है। सो डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहला है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसमें कुछ एनर्जी हमारी यूज़ होती है। तो जो फ्री एनर्जी रिलीज़ होती है एटीपी के क्लीवेज से, वो यूज़ की जाती है मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क मतलब जैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, देखिए मसल फाइबर जो होती है उसमें थिक एंड थिन फिलामेंट होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, ये रेगुलरली अरेंज होते हैं पैरेलली टू ईच अदर इन रिपीटेड यूनिट। ये रिपीटेड यूनिट्स होती है जिनके अंदर ये फिलामेंट्स आपके अरेंज होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सार्कोमेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है, ये थिक फिलामेंट क्या करते हैं, स्लाइड कर लेते हैं किसके अंदर, थिन फिलामेंट के अंदर, जिससे क्या होता है कि हमारी जो मसल फाइबर होती है वो शॉर्टन हो जाती है, छोटी हो जाती है। ठीक है, इस टाइम पर क्या होता है कि इसमें हाइड्रोलिसिस होता है एटीपी का, और उसकी हाइड्रोलिसिस से जो एनर्जी होती है वो यूज़ की जाती है इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब ये जो पूरा इसमें जो आपको साइकिल से दिख रही है, इसको आपको अच्छे से करना है, इसको साथ में बनाइएगा ज़रूर। इसके साथ एक डायग्राम और है आपके नोट्स में, उन्हें भी ज़रूर बनाना। ठीक है, तो देखिए इसमें एक्टोमाइसिन है, कॉन्ट्रैक्ट ऑन एडिशन ऑफ एटीपी। ठीक है, बट मायोसिन और एक्टिन सेपरेटली नॉट। देखिए, जो हमारा एक एक्टोमाइसिन कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ज़्यादा अच्छे से जब हमारी एडिशन होती है एटीपी की, बट मायोसिन और एक्टिन सेपरेटली नहीं कर सकते। तो क्या होगा, अब देखिए, अब टेंडेंसी हमें देखनी है कि जो मायोसिन होता है ना, मायोसिन के अंदर एटीपीएस एक्टिविटी है, मतलब कि यहाँ पर एटीपी जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एडीपी प्लस पीआई के अंदर, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है किसके अंदर, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स के अंदर हो रहा है। बट जो एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स है, एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स के अंदर ये फास्टर हो रहा है, जल्दी हो रहा है एज़ कंपेयर टू मायोसिन। ठीक है, तो अब इसमें आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो हमारा एटीपी प्लस एक्टोमायोसिन कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये क्या करेगा, जब इसमें एटीपी ऐड होगा एक्टोमाइसिन कॉम्प्लेक्स में, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, और क्या बना लेता है, एटीपी हाइड्रोलाइज इन मायोसिन एटीपी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एक्टोमाइसिन हमारा जो है वो क्या बना लेगा, हमारा मायोसिन एटीपी कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाता है मायोसिन और एडीपी प्लस पीआई में, ये कन्वर्ट होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब ये दोबारा से एक्टिन से कंबाइन होता है और ये क्या बना लेता है, एक्टोमायोसिन एडीपी प्लस पीआई। फिर ये क्या करता है हमारा, अगेन ये क्या हो जाता है, एनर्जी कंज्यूम करके यहाँ पर क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिन मायोसिन में, अगेन दोबारा से। ठीक है, तो ये हमारी थी मसल कॉन्ट्रैक्शन। आई होप आपको सब ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बने तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल OU क्लास को, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।